वेट 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 ठीक है। सो गाइस, कैसे हैं? आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। और ये वीडियो जिस दिन बन रहे दिन हैप्पी रिपब्लिक डे आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज आज यो दिन है, खास दिन है, और ऐसी खास दिन में जय हिंद दोस्तों। और आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी हमने बेसिकली बहुत पोर्शन डिस्कस कर लिया था, और आप देख रहे हो कि अब रेगुलर वीडियो डल रही है, ठीक है। जिस दिन मैं बना रहा हूँ उस दिन से डालने चालू कर दिया मैंने जनरल अवेयरनेस में, मतलब हर टॉपिक के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। बेसिक जैसे जनरल अवेयरनेस पहले मैंने इंडियन इकोनॉमी उठाई है, फिर मैं रीजनिंग डालना चालू हुई, क्वांटिटी डालना चालू हुई, इंग्लिश की इस पे आ ही रही है। तो देखो मजा आया बिल्कुल, मतलब कॉम्पिटिशन है। फिर जल्दी मेरा मेरा ये है कि भाई मैं 10 दिन हो 5 दिनों से सर्विस कंप्लीट करना है। तो इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस कहाँ से करिए, इंडियन इकोनॉमी का बता दिया था, नोट्स अभी इकट्ठा हो रहा है, मिल जाएंगे। ये डिस्कस कर लिया था, ये भी कर लिया था हमने डिस्कस। एग्रीकल्चर लैंड हमने बोर्ड डिस्कस करा। ये अब यहाँ से चालू होगा, मतलब नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 से स्टार्ट होगा। फिर मैं एक लाऊंगा रिवीजन सीरीज, जिसमें हम पूरा नोट्स एक थ्रू में पढ़ेंगे, बिल्कुल भाई सब, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या था, तो टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल by ensuring access to adequate quantity of quality food। देखो भाई सिंपल, ये जो NFSA एक्ट जो आता है, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आता है, इसका ये होता है कि भाई हम जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या वो न्यूट्रिशनल हो, मतलब न्यूट्रिएंट से भरा हो, और बेसिकली वो मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे एक क्वालिटी फुल मतलब आपको फूड मिल पाएगा, या जैसे उसमें जो जो नीड हो एक ह्यूमन लाइफ को, जो जो नीड चाहिए फूड से, या वो हम उसमें दे पाए। तो ये था। और ये एक्ट बेसिकली कवर कर रहा 75% पॉपुलेशन रूरल की एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन की। किसके तहत कर रहा था? जो TBTS टारगेटिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपने देखा वो बच्चे राशन कार्ड होता है, वो इसके तहत ही होता है। क्योंकि उसको भाई जो हम दे रहे हैं, जो लोगों को, जो गरीबों को मिल रहा है, वो जो मिले यार, वो उनको कंपेरेटिव राइस में दे रहे हैं हम, और जो दे भी है वो न्यूट्रिशन वाला, वाइस में न्यूट्रिशन फुल बराबर जो चाहिए वो मतलब मिल जाए हमको। और अगर आप देखेंगे तो अगर वही चीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल आशीर्वाद का एक आटा में मान लो, ठीक है। आप बोलोगे इससे जुड़े बात, एग्जाम्पल सुनो पहले, देखो इंग्लिश हिंदी में भी, ठीक है, ऐसा भागना मत। तो अगर आशीर्वाद का आटा है तो यार आप उसकी वैल्यू देखोगे, और एक राशन की जो वहाँ पे जो उसकी कीमत मिलती है, वहाँ पे जो मतलब जो गेहूं में भी मिलता है, बेसिकली आप देखेंगे जो चीनी नहीं, जो भी मिलता है सामान, यार उससे उससे कंपैरिजन में मतलब वो क्यों गवर्नमेंट लेवल पे कर रहे हैं, तो यार वो चीज़ बहुत बहुत लो मार्जिन पे देते हैं और बहुत हाई मार्जिन देते हैं। क्यों भाई? अब यार वो भी क्वालिटी फुल देते हैं, ये भी क्वालिटी फुल देते हैं, बट बोल रहे हैं सर वो उसमें तो बहुत अंतर है। भाई वो आपके अंतर है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती, गवर्नमेंट सोचती है हम जो दे भी रहे हो भाई इसमें न्यूट्रिशन होगी। यार कोई कोई लोग ये आशीर्वाद आटा लेते होंगे, सुनिए आप पूरे भारत की आशीर्वाद आटा खा रही नहीं है, कुछ लोग हैं जो नहीं इसको अफोर्ड कर पाते, जो नहीं कर पाते उनको तब भी तो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसके लिए चीज लाई गई थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक्ट बेसिकली लाएगा स्पेशल फोकस किया जाएगा न्यूट्रिशन सपोर्ट जो वुमेन्स को है, चिल्ड्रन को है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी योजना लाई जाती है, जैसे जो वुमेन चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सारी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में, जिसका चल रहा है करंट अफेयर चालू होगा, ठीक है। अब बारी आती है कुछ लैंड रिफॉर्म्स बोले जो हुए हैं इंडिया में, कौन कौन से हैं। जैसे कि भाई ये बोला है कि जो इंटरमीडिएट मतलब जो मिडल मैन है ना, जो मिडल मैन है उसको भाई हटाओ, बिकॉज यार आज की सबकी जरूरत पड़ चुकी है कि भाई मिडल मैन देखो यार। फॉर एग्जाम्पल क्या हो, मैंने 100 रुपए का अनाज उगाया, मान लो मैंने एक किसान हूँ, मैंने 100 रुपए का अनाज उगाया, मुझे मार्केट में बेचना है, और मैं मार्केट में तो 100 रुपए बेचूंगा, मैं 150 में बेचूंगा। बट क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्केट में भेजना है, तो यार मैं ठीक है मेरे पास खुद का ट्रांसपोर्ट है तो बात अलग है, बट मेरे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो यार मैं एक मिडल मैन को हायर करूंगा, यार मुझे उसको खर्चा देना पड़ेगा। मतलब देखो अब वो फॉर एग्जाम्पल मैंने 150 से वो 200 रुपए का बेच गया, 300 मतलब उससे ज्यादा वो बेच गया, तो यार मुझे तो अपना प्रॉफिट काट के देगा वो। पहले मुझे 150 में 120 रुपए मिले थे, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है, क्या मैं जस्ट सोच रहा हूँ जो कीमत ही नहीं मिल पा रही, आधे में पैसे ये मिडलमैन खा जा रहे हैं। और टेनेंसी रिफॉर्म्स मतलब किराएदारी सुधार। भाई अब मुझे फॉर एग्जांपल क्या हुआ यार, जैसे मुझे वेयर हाउसिंग की जरूरत है, अब तो ऐसे हो गए पब्लिक, बट बहुत लोग कहते हैं सर उसकी हालत बड़ी खराब है। तो भाई मैंने क्या कहा था कि जो सरकारी वेयर हाउसिंग की हालत खराब थी, बट अब सरकार उसके लिए मतलब अब उसको इस हिसाब से अपग्रेड किया, जो स्टैंडर्ड लेवल पे अपग्रेड किया, जो इंटरनेशनल लेवल पे उसको मतलब अपग्रेड किया गया, उसकी क्वालिटी, उसकी मतलब जो भी चीजें हैं वो सुधारी जाएंगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो सब हम उसको सुधारने की सरकार अब उसमें पहल कर चुकी है। लेकिन मैं पहले की बात बोलूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, क्या जो सरकारी वेयर हाउसेज क्या थे मतलब नहीं होते थे, तो यार किसी को अपना अनाज रखने के लिए इतनी जगह घर में नहीं था, कहीं किराया देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैं मिडल मैन खुद बेच के आऊँगा, तो मेरे पास गाड़ी में किसी किराए की गाड़ी लूंगा, फिर इसको लेकर आऊँगा। तो इन चीजों के लिए भी सरकार ने देखा कि नहीं यार इसको हटाना पड़ेगा, और इसमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। डिटर्मिनेशन सीलिंग ऑफ होल्डिंग पर फैमिली, मतलब प्रति वर्ष होल्डिंग की अधिकतम सीमा का निर्धारण। तो होल्डिंग जो बेसिक है भाई एक
मतलब एक जैसे बेसिकली बात होती है कि यार कि आप कितना प्रतिशत, आप जैसे लैंड सीलिंग की बात होती है कि भाई कितना परसेंट एक फार्मर लैंड रखेगा, कितना परसेंट एक पर फैमिली के पास वो चीज रहेगी, कितना परसेंट लैंड रहना चाहिए। जैसे बहुत पहले क्या था, जमींदारी सिस्टम होता था, जमींदारी सिस्टम में भाई मतलब जमींदार के पास इतनी लैंड हो जाती थी कि यार मतलब भाई अब बेचारे किसान, गरीब किसान कुछ होता नहीं था, और भाई वो उनकी कितना बीघा बीघा मतलब बीघा बोलते हैं खेत पड़े रहते थे भाई, वो फार्मर्स को देते थे, पुअर फार्मर को उनसे किराया लेते थे। तो भाई इसमें नुकसान सरकार का, तो सरकार ने जब जमीन सिस्टम खत्म किया, भाई कब्जा वब्जा रखा, तो सबको मतलब स्मॉल स्मॉल फार्मर को बांट देते, भाई इतनी लैंड तुम्हारी, चलो तुम ये ले लो, तुम ले लो, कि भाई सरकार को पता था कि यार ऐसा नहीं चलेगा देश। और कंसोलिडेशन ऑफ फंड, चकबंदी की बात हुई कि जोतों का समय क्रम है, चकबंदी कंसोलिडेशन की बात की गई। और भाई ये बोला गया पहली बार जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें मिडल मैन को रिमूव करिएगा। बट याद रखना, बहुत लोग कहते हैं हाँ यार नहीं, जो स्मॉल अगर एरियाज में जाओगे आज भी मिडल मैन आपको मिलते, बिकॉज रीजन है, अब यार ऐसी जगह जहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी तक नहीं पहुंच पाए, तो वहां तो मिडल मैन का रोल ऑब्वियस ही होने वाला है, यार वही करेगा, तो उन लोगों की मजबूरी भी है। फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग, बेसिकली दो, मैंने कहा लैंड होल्डिंग दो मेजर्स में देखी जाती है, एक लैंड सीलिंग और चकबंदी। लैंड सीलिंग क्या होती है कि भाई एक फार्मर के पास कितनी लैंड रहेगी, मैक्सिमम कितनी लैंड किया, 1 हेक्टेयर, जितने हेक्टेयर रहेंगे जितनी लैंड उसके होनी चाहिए। चकबंदी की मतलब कि यार इतनी सारी लैंड है, जैसे जमींदार भी होती थी, तो भाई कहते यार इतनी सारी लैंड है, तो क्या करेंगे हम, इसको हम डिवाइड करेंगे कि ये सर रामू का है, श्यामू का है, ये घनश्याम का, ये इसका है, ब्रोक कर देंगे लैंड को। तो अगर हम बोले 1 हेक्टेयर के अंदर वाली लैंड को क्या बोलते थे, मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोलते थे। 1 से 4 हेक्टेयर वाली क्या बोलते थे, स्मॉल लैंड होल्डिंग बोलते थे। और 4 हेक्टेयर से ज्यादा क्या बोलते थे, लार्ज लैंड होल्डिंग बोलते थे। चकबंदी ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया गया था 1920 बड़ौदा में किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिस स्टार्ट कब होता है, 3rd 5 ईयर प्लान से स्टार्ट होता है। जैसे देखो यार, आप सबको पता है कि हमारे जो फार्मर्स की बात करें, एग्रीकल्चर में फाइनेंस के 2 सोर्स बनते हैं, एक तो अनऑर्गेनाइज, एक ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज सेल्स क्या होता है, जैसे यार मनी लेंडर्स लेना, मनी लेंडर्स आपको पता है ना कौन होते हैं, जैसे धन डीलरों, धन उधारदाता हो, मतलब इसलिए मनी लेंडर्स हो गए, मनी डीलर्स हो गए, रिलेटिव हो गए, बिजनेसमैन हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, कमीशन एजेंट्स हो गए। मैं समझाता हूँ, इसलिए आप सबको पता है। एग्जाम्पल देखो, मैंने हमेशा कहा कि मैं थ्योरी स्पेशलिस्ट कैसे बोलता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल ले जाऊंगा चीज़ में। यार फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों आपको ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज समझा देता हूँ, अभी सुनो। मैं एज अ किसान, यार मैं इतना लिटरेट रही हूँ, मतलब मुझे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो यार अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल आज भी आपके देखा होगा, जो जिनके गाँव में किसी घर होंगे, तो आज भी वो देखेंगे। और ये आप ऑब्जर्व करो कि जो स्मॉल फार्मर होता है उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो या तो भाई गांव वाले किसी बगल से मांग लेगा, या गांव वाले में कोई सरपंच होगा, या कोई भाई प्रधान होगा, या कोई बड़ा इंसान होगा, अमीर इंसान होगा, तो कहेंगे बाबू जी थोड़ा पैसा दे दो। तो भाई अब वो क्या करते, उसे पैसा तो ले आते थे, अब वो 50,000 रुपए लेकर उनको भाई लौटाना, लेकिन 1 लाख रुपए भाई बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट लेते थे। तो यार ये दिक्कत है, अगर नहीं चुका लेंगे तो भाई जो उन्होंने गिरवी रखा वो कब्जा कर लेंगे। तो सरकार को इसमें दिक्कत आ रही थी कि यार, और बेसिकली फिर जब मुझे पता है कि यार मैंने पिछले बार मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने अनऑर्गेनाइज सोर्स सुना, मैंने एक मनी लेंडर से ले लिया पैसा, मतलब कोई था भाई बहुत मोटा मोटा लाला जी होते ना, वो उनसे मैंने पैसे ले लिए, और लाला जी से मैंने पैसे लिया, लाला जी के मैंने लिए 50,000, और मुझे लाला जी को 3 साल बाद 1 लाख रुपए लौटाने थे। मैंने जैसे तैसे करके 1 लाख रुपए लौटा तो दिए, लेकिन जब फिर मुझे जरूरत पड़ी तो यार मैं सोचूंगा कि यार मतलब मेरी खेत, मैं फिर 50,000 रुपये लूंगा, मैं मुझे फॉर एग्जाम्पल जरूरत पड़ेगी 2 लाख रुपए की, तो यार मुझे अगली बार 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, मैं एग्रीकल्चर छोड़ दूंगा कि यार ऐसी जगह में क्यों इन्वेस्ट करूँ, इससे मैं कहीं बाहर शहरों में जाके मैं मजदूरी करके कमा लूंगा। तो उन्होंने सरकार को दिखा कि यार जब, क्योंकि बस सरकार को पता है कि यार मतलब 50% पॉपुलेशन जब उसमें इंगेज है, मतलब एग्रीकल्चर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी जीडीपी में तक कर रहा है, तो सरकार को पता है इसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो सरकार ने क्या ऑर्गेनाइज सोर्स लाया, क्योंकि लोगों को बताने लगे कि भाई बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक आपने देखे होंगे, कमर्शियल बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, गवर्नमेंट जो मतलब लोन देती है, पैसा देती है, सस्ते सस्ते इंटरेस्ट बहुत कम लेती है, तो वो चीज़ भाई किसानों को समझ आने लग गया। आजकल आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे बैंकों से बहुत किसान लोन लेने लगे, अब जैसे मिलते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोन ये सब देते हैं किसानों को। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी का फर्स्ट टाइम 1904 में। प्राइमरी कोऑपरेटिव कमेटी प्रोवाइड करती है शॉर्ट, जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए करती है। स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट लॉन्ग पीरियड के लिए। फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक ये एस्टैब्लिश हुए 1919 में, बेसिकली इनको लैंड इन द फॉर्म ऑफ लैंड मोर्टगेज बैंक बोला था। लैंड डेवलपमेंट बैंक बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन देते थे। देखो हिंदी में मैंने हमेशा कहा कि मैं आपको नोट दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, पूरा इकट्ठा हो, वो फायदा आपको देगा। इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक ही नहीं देना चाहता हूँ, मैं परफेक्ट हर चीज में परफेक्ट कर रहा हूँ। अब बारी नाबार्ड। तो देखो एग्रीकल्चर में अगर नाबार्ड का नाम नहीं लूँ तो मैं क्या नाम नहीं लूंगा। नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोला जाता है रूरल क्रेडिट में, स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई
1982 में होता है बाय द मर्जर ऑफ एग्रीकल्चर कई डिपार्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सबके मर्जर से ये बनता है नाबार्ड। बेसिकली यार ये हुआ था शिवराम कमेटी के रिकमेंडेशन के, मतलब उनके उसके ऊपर हुआ था। ऑथराइज शेयर कैपिटल नाबार्ड की बोली जाती है 500 करोड़ रुपीज बोली जाती है। बाद में कुछ अमेंडमेंट करने का इनका शेयर इंक्रीज कर जाता है, 5000 करोड़ कर जाता है 1 फरवरी 2001। बहुत सारे मेजर क्रॉप्स इंडिया में हमने देखे, जैसे 3 होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ क्रॉप बेसिकली क्या होती है, ये जो स्टार्ट होती है बेसिकली इनको बोना कब स्टार्ट होते हैं, मतलब देखो ये बोना कब स्टार्ट होता है, जुलाई में बोना स्टार्ट होता है और कटना कब चालू होता है, अक्टूबर तक। मतलब बोल सकते हैं कि जुलाई में खरीफ क्रॉप बोना स्टार्ट हो जाती है, इसको बोते हैं लोग, और काटते कब है, हार्वेस्ट कब करते हैं, अक्टूबर में करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, राइस आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मेज आता है, कॉटन आता है, शुगर, सोयाबीन, ग्राउंडनट। रबी क्रॉप कब होती है, ये अक्टूबर में बोई जाती है। मतलब खरीफ क्रॉप का सीजन खत्म हो, अब रबी क्रॉप का सीजन है, ये अक्टूबर में बोई जाएंगी और मार्च में इसको काटा है, अप्रैल में काटा जाएगा। जैसे वीट हो गया, बारह हो गया, ग्राम, टुल्लर, रेपिस्ट एंड मस्टर्ड। जायद क्रॉप क्या होते हैं, ये इसी मार्च और जून के बीच में देखा गया है, इसमें वाटरमेलन, वेजिटेबल्स, मूंग एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेशनल इनकम की, भारतीय आय, राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय, नॉट भारतीय आय। इंटरनेशनल इनकम तो बात लग रही है, लेकिन हाँ राष्ट्रीय आय की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें। इनकम आपको पता है क्या, तो जब कमाया है तो नेशनल इनकम क्या होती है, ये बताती है कि जो फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमिक सिस्टम में। नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है कि आपके नेशनल इनकम इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन पावर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन एक गिवन पीरियड, टाइम पीरियड में कितनी प्रोडक्शन पावर है इकोनॉमिक सिस्टम में, वो बात बोलता है। नेशनल इनकम अलग है, नेशनल वेल्थ अलग है। समझ लेना, मैंने लिखी इसी दिया कि नेशनल वेल्थ में ये दिख जाती है कि एक समय में प्रेजेंट एसिड कितने हैं, उसमें बात हो रही है प्रोडक्शन पावर की, इसमें बात हो रही है प्रेजेंट एसिड की। समझ लेना, मिलाना मत यार। तो हम बेसिकली जो नेशनल इनकम लेते हैं वो बेस इस पे होती है फाइनेंशियल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, राष्ट्रीय आय लिख दिया हिंदी में। अब देखो यार ये सब देख डर गए सर, जीएनपी एट एमपी सर, ये क्या जीडीपी सर, ये क्या है। देखो ये एक्सचेंज, ये टर्म्स होते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो फिर एनडीपी निकलती है, एनडीपी में क्या माइनस करना पड़ता है, फिर एनडीपी निकलती है, फिर एनडीपी में हम फिर क्या करें, मतलब बेसिक इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज़, इनकी टर्म आपको बताएगा, ये भी लेकिन देख लेना एक बार, इन सब की टर्म देखो। देखो जो एक फॉर्मूला होता है जीएनपी ब्रैकेट में एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एक्स माइनस एम। तो जीएनपी क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है। अगर इसी में मैं देखूं, देखो जीएनपी क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है। एमपी क्या होती है, मार्केट प्राइस होती है, इज इक्वल टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एमपी क्या होता है, ये फॉर्मूला ये याद रखना, मार्केट प्राइस होता है प्लस एक्स। एक्स क्या हमने इसमें माना, एक्स माना जो इनकम अर्न हुई है और रिसीव की है एक नेशनल ने, मतलब आपने अपनी कंट्री के अंदर जो भी आप इनकम कमा रहे हो, जो रिसीव कर रहे हो, वो जोड़ना है और माइनस करना है जो आप इनकम कमा रहे हो बाहर की कंट्री से, मतलब कंट्री में रहकर फॉरेन इनकम कमा रहे हो, वो आपको माइनस करना है। मार्केट प्राइस ने बता दिया, एक्स ये देख रहे थे आपका फैक्टर कॉस्ट होता है, और इसमें जो डी होता है वो आपका डेप्रिसिएशन जो हमेशा माइनस होता है, और इनडायरेक्ट नेट टैक्स वो हमेशा माइनस होगा वो भी। ठीक है, तो देखो एनएनपी एट अगर फैक्टर कॉस्ट आप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसमें कैसे निकाला जाता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करना है सब्सिडी, वो इक्वल हमेशा होगा किस पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इक्वल होगा नेशनल इनकम के। तो देखो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल किसके होगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये किसके इक्वल होगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। इससे ही आपकी नेशनल इनकम निकलती है। जो डाटा बेसिकली ये इंटरनेशनल इनकम जो इशू कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। एनएनपी ये दोबारा मैंने लिखा है कि मुझे इसको हिंदी में कन्वर्ट करना था, बट ठीक है आपको दोबारा मैं इसलिए लिखी कि आपको रिवीजन हो जाए चीज की। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करेंगे। देखो मैं इसी में खत्म कर रहा हूँ, सभी बड़ी बातें सुनो, मजा आएगा आपके लिए यार। देखो क्योंकि मैंने सब लिख रखा है ना, बट ठीक है मैं इकोनॉमिक प्लानिंग आपको कल से कराऊंगा, बिकॉज ये इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ्री मटेरियल। ठीक है, क्योंकि मैंने रख रखा है, मैंने सब रख रखा है। ये देखो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जहाँ तक मैंने बनाया है, ये देखो 5 ईयर में भी चालू हो जाएंगे आपके, मतलब कल से इकोनॉमिक प्लानिंग डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो हमने देखो क्या क्या खत्म कर दिया, हमने एग्रीकल्चर खत्म कर दिया, नेशनल इनकम खत्म कर दिया, और बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये सब आपको मिलेगा इंग्लिश में। मैंने इतनी इंपॉर्टेंट हेड बोर्ड्स बताए तो यार याद